हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ई लर्निंग क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए संविधान का पार्ट लेकर आया हूं। जो पार्ट मैंने आपके लिए कल कराया था उसी पार्ट को मैं आगे कंटिन्यू करा रहा हूं। मैंने कल आपके लिए फेडरल वाला पार्ट कराया था। फेडरल कैरेक्टर्स, संघात्मक लक्षण हमारे संविधान के क्या है, या किसी भी संविधान के संघात्मक लक्षण क्या हो सकते हैं। आज हम दूसरे पार्ट की बात करेंगे। उसमें मैंने पहला पार्ट कंप्लीट करा दिया था। आज इसमें दूसरा पार्ट होगा एकात्मक कैरेक्टर्स। तो हमारे संविधान के एकात्मक कैरेक्टर्स क्या है, या किसी भी संविधान के एकात्मक कैरेक्टर्स क्या हो सकते हैं किसी भी देश के लिए, वो आज हम बात करेंगे। तो जितने भी दोस्त हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर कर दिया करो। भाई देखा करो, सब वीडियोस को देखो, काफी फायदा होगा आपके लिए। अक्टूबर में पीसीएस का भी एग्जाम है, सीएचएसएल का भी अगस्त में एग्जाम है। तो जितने भी एग्जाम्स आने वाले हैं सबके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। यहां से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के इस टॉपिक की। तो देखो, आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो है आपका एकात्मक कैरेक्टर्स, एकात्मक लक्षण। संविधान के हेडिंग बनाओगे, संविधान के एकात्मक लक्षण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनाइटरी कैरेक्टर्स। यूनाइटरी कैरेक्टर्स, एकात्मक लक्षण इसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो ये आप लोग हेडिंग बना लोगे सभी दोस्त जितने भी हैं। ठीक है, फटाफट से हेडिंग बनाओ। शुरुआत करते हैं दोस्तों। देखो, सबसे पहला लिखोगे इसमें, सबसे पहला कैरेक्टर होगा एकल नागरिकता। एकल नागरिकता। देखो, इस पॉइंट को मैंने आपको कल भी बताया था, दोहरी नागरिकता से रिलेटेड था, कि जो हमारे संघात्मक लक्षण हैं, जो हमारे फेडरल कैरेक्टर होते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस के, उस फेडरल कैरेक्टर्स में दोहरी नागरिकता होना जरूरी है। लेकिन हमारे संविधान के जो फेडरल कैरेक्टर्स हैं उसमें दोहरी नागरिकता वाला टॉपिक नहीं है, या दोहरी नागरिकता नहीं है। तो हमारे संविधान में क्या है, एकल नागरिकता है। तो इससे क्या हो जाता है कि हमारा संविधान फेडरल होने के साथ साथ कैसा है, एकात्मक भी है। इससे ये भी प्रूव हो जाता है कि हमारा संविधान फेडरल भी है और एकात्मक भी है। क्वेश्चन आता भी है पेपर में कि बताइए भारतीय संविधान कैसा है। ऑप्शन मिल जाएंगे, संघात्मक है, फेडरल है, या दूसरा है आ जाएगा यूनाइटरी है, एकात्मक है, या तीसरा ए और बी दोनों है, या चौथा हो जाएगा इनमें से कोई। तो आंसर क्या होगा, ए और बी दोनों। हमारा संविधान एकात्मक भी है और संघात्मक भी है। तो संघात्मक का सबसे पहले एकात्मक का सबसे पहले मैंने यहां बता दिया। संघात्मक कैसे कैसे था मैंने कल भी इसमें बात करी थी। दूसरा पॉइंट लिखोगे, देखो एकल नागरिकता का मतलब यहां पर ये है, मैं कल बहुत डिटेल्स में पढ़ाया हूं और उस वीडियो को देखोगे तो सब समझ में आ जाएगा कि एकल नागरिकता के अंदर ये होता है कि हमने मिलकर राज्यों को बनाया है, राज्यों ने मिलकर संघ को नहीं बनाया है। जहां पर राज्य मिलकर संघ को नहीं बनाते हैं वहां पर जो कैरेक्टर होता है नागरिकता का वो एकल होता है। तो हमारे यहां पर एकल नागरिकता का कैरेक्टर है। तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट भी रहेगा आपके लिए और पेपर में भी कई बार आता रहता है। आगे बढ़े दोस्तों, इसका दूसरा पॉइंट कौन सा होगा। दूसरा पॉइंट सभी दोस्त नोट करेंगे यहां पर, विशेष परिस्थिति में सत्ता का केंद्रीकरण। विशेष परिस्थिति में सत्ता का केंद्रीकरण। केंद्रीकरण, देखो इसको भी समझ लेता हूं, साथ के साथ आज पॉइंट समझाता जाऊंगा आपको। विशेष परिस्थिति में सत्ता के केंद्रीकरण का मतलब क्या है कि ऐसी कौन सी इमरजेंसी कंडीशंस हो सकती हैं जब पूरी सत्ता का एक तरह से सेंट्रलाइज्ड कर दी जाएगी। केंद्रीकरण का मतलब है सेंट्रलाइज्ड हो जाएगी। तो देखो, इसमें एक आपके लिए इमरजेंसी वाला आपने अगर प्रोविजन पढ़ा होगा, इमरजेंसी वाला, तो इमरजेंसी वाले प्रोविजन में ऐसा होगा दोस्तों, जब देश के अंदर नेशनल इमरजेंसी लग जाए, नेशनल इमरजेंसी अप्लाइड हो जाए, तो नेशनल इमरजेंसी के अंदर क्या होगा कि जो राज्य सरकार की पावर है वो राज्य सरकार की पूरी पावर कहां पर चली जाएगी, सेंट्रल सरकार के पास चली जाएगी। राज्य सरकार की पावर फिनिश,
राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती है जब नेशनल इमरजेंसी देश के अंदर अप्लाइड हो चुकी हो, लग चुकी हो। तो ऐसी कंडीशन में केंद्र सरकार ही पूरे राज्य, पूरे देश के ऊपर अपना प्रशासन चलाएगी। तो ऐसी कंडीशन क्या होगी? ये विशेष परिस्थिति है। या अगर किसी राज्य, किसी पर्टिकुलर एक राज्य की भी बात कर सकते हैं, वहां पर प्रेसिडेंट रूल लग जाए, प्रेसिडेंट रूल लग जाए, तो प्रेसिडेंट रूल वाली कंडीशन में भी अप्लाई हो सकता है कि उस राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन लगेगा, तो उस राज्य की पूरी शक्ति कहां पर पहुंच जाएगी? केंद्र सरकार में पहुंच जाएगी। तो वहां पर भी क्या हो जाएगा? विशेष परिस्थिति में। या तीसरा ये भी हो सकता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो इन तीनों इमरजेंसी के कारण विशेष परिस्थिति में पूरी सत्ता का केंद्रीकरण किया जा सकता है। समझ आ रही होगी बात? आगे लिखोगे भाई, इसमें तीसरा पॉइंट इसमें नोट करोगे, साथ के साथ सारे पॉइंट्स आप नोट करते चले जाओगे। तीसरा पॉइंट लिखोगे, एक समान एकीकृत न्यायिक व्यवस्था। एक समान एकीकृत न्यायिक व्यवस्था। देखो इस पॉइंट को अच्छे से समझ लेना, ये बहुत समझने वाली बात है यहां पर। तो सबसे पहले तो मैं इनकी मीनिंग बता दूंगा। यहां पर एकीकृत का क्या मीनिंग है? एकीकृत का मीनिंग है दोस्तों यहां पर सिंगल। एकीकृत का क्या मीनिंग है? सिंगल। देखो इन सारी चीजों को हम समझेंगे पॉइंट बाई पॉइंट। यहां पर न्यायिक का क्या मतलब है दोस्तों? यूनिफाइड, यूनिफिकेशन भी बोल सकते हो यहां पर आप, यूनिफाइड, यूनिफाइड, ठीक है। और यहां पर जो आपका ये है तीसरा पॉइंट, यहां पर व्यवस्था का क्या मतलब है? इंटीग्रल। ये 3 पॉइंट हैं इसमें आपके लिए समझने वाले कि यहां पर एक समान किस तरीके से होगी, सिंगल, यूनिफाइड और इंटीग्रल क्या होगी। तो सबसे पहले मैं यहां पर सिंगल की बात करूं तो देखोगे न्यायिक व्यवस्था के अंदर, समझ लेना सारे पॉइंट्स को, न्यायिक व्यवस्था के अंदर हमारे देश के अंदर सबसे ऊंचा न्यायालय की बात की जाए तो सबसे टॉप पर कौन होता है? सुप्रीम कोर्ट होता है दोस्तों, जानते ही हो सब। सुप्रीम कोर्ट से नीचे कौन होता है? राज्यों के अंदर हाई कोर्ट होता है, और हाई कोर्ट से नीचे क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, पहली बात। और दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट रहेगी इसमें कि पूरे देश के अंदर एक ही सुप्रीम कोर्ट है। प्रत्येक राज्य के लिए एक ही हाई कोर्ट हो सकता है, मतलब 2 राज्यों के लिए एक हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि एक राज्य में 2 हाई कोर्ट हो, ऐसा नहीं है प्रावधान। ऐसा प्रावधान तो है कि 2 राज्य एक हाई कोर्ट का यूज कर सकते हैं। इसके तो काफी सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे गोवा महाराष्ट्र के हाई कोर्ट में जाता है, बंबई, ठीक है। इसके काफी सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एक ही राज्य में 2 हाई कोर्ट हो, प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट की व्यवस्था होगी। ऐसे ही दोस्तों प्रत्येक जिले के लिए भी एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की व्यवस्था होगी, मतलब सब सिंगल सिंगल है। प्रत्येक जिले में एक ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, प्रत्येक राज्य में एक ही हाई कोर्ट है, और प्रत्येक पूरे देश के अंदर एक ही सुप्रीम कोर्ट है। तो यहाँ पर सिंगल सिंगल है सब कुछ। तो यहाँ पर सिंगल सिंगल होने का मतलब क्या हुआ कि सिंगल हो गया, एकीकृत हो गई हमारी न्यायिक व्यवस्था, हो गई या नहीं हो गई दोस्तों? तो यहाँ पर एकीकृत हमारी न्यायिक व्यवस्था इस तरीके से हो जाती है। अब देखोगे यहाँ पर जो एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, इसको यूनिफाइड कैसे किया गया है? यूनिफिकेशन क्या है इसका न्यायिक व्यवस्था का? तो यहाँ पर यूनिफिकेशन ये है कि हम सबसे पहले कोई भी केस है, उस केस को हम कहां पर लेके जाते हैं? मान लो हमारा केस कोई भी है और वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया है। केस का ऐसे भी देखो कई तरीके से हो सकता है, जैसे मान लो राज्यों के बीच में अगर कोई विवाद है तो वो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट जा सकता है। केंद्र का राज्य के साथ विवाद है तब भी सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकता है। मान लो आपका कोई केस है या कोई ऐसा केस जिसका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में गया हुआ है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में वहां पर उस पर कुछ सुनवाई नहीं हुई है या उससे सेटिस्फाइड नहीं है या वहां पर उसका सॉल्यूशन नहीं हुआ है, तो कहां पर जाएगा इसके बाद? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में भी नहीं होता है तो वो कहां पर जाता है? सुप्रीम कोर्ट। या आप मान लो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मुकदमा हार जाते हो तो आप कहां पर जाओगे? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से भी हार जाओगे तो कहां पर जाओगे? सुप्रीम कोर्ट जाओगे। तो जब सुप्रीम कोर्ट में आप जाओगे तो सुप्रीम कोर्ट क्या होता है दोस्तों? एक तरीके से कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से पूरे देश का एक कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट के जो दिए हुए मामले होते हैं, जो फैसले होते हैं, वो पूरे देश में प्रत्येक हाई कोर्ट पर बाध्य होते हैं। उन्हें वो लागू मानने पड़ेंगे और लागू भी करने पड़ेंगे। जैसे अब इसका एक छोटा सा मैं एग्जांपल ये दे सकता हूं आपको।
जैसे मान लो मैंने आपके लिए सिंगल वाले में क्या बोला, सिंगल एकीकृत के अंदर कि सबसे पहले क्या है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, फिर क्या है हाई कोर्ट, फिर क्या है सुप्रीम कोर्ट। क्या इससे हम ये मान सकते हैं कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जूनियर है? क्या ये कहना सही होगा कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जूनियर होता है? तो ये गलत है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जूनियर नहीं होता है, इस बात को बिल्कुल ऐसे मान लो। हाँ, लेकिन एक बात यहां पर ये जरूरी है समझनी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो दिए गए फैसले होते हैं वो प्रत्येक हाई कोर्ट के लिए मानने बाध्य होते हैं, उन पर बाध्यता आती है, हाई कोर्ट मानेगा। लेकिन इसका बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जूनियर हो जाता है। ऐसे मान लो जैसे इसको अगर घर के हिसाब से देखो कि पारिवारिक स्थिति में जैसे मम्मी और पापा, ठीक है, कि मम्मी अगर पापा की बात को मानती हैं तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि मम्मी पापा की जूनियर है, ये तो खुदा जाने कौन किसकी बात को मानता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हो जाता है कि मम्मी पापा की जूनियर है, ठीक है। तो इसी तरीके से मैं यहां पर भी कह रहा हूं आपके लिए कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जूनियर नहीं होता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसले दिए जाते हैं वो बाध्य होते हैं हाई कोर्ट पर। तो मैं यहां पर क्या समझाना चाह रहा हूं यूनिफाइड के अंदर कि आपका अगर कोई भी केस कोई मुकदमा हाई कोर्ट है और वो हार जाते हो, फिर उसके बाद हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हार जाते हो, हाई कोर्ट में जाएगा, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट उस मुकदमे पर जो फैसला सुनाएगा वो फैसला आपके लिए वो मान्य होता है। मान लो सुना दिया कि कोई एग्जीक्यूशन वाला था या फांसी वाला था, किसी को सुप्रीम कोर्ट ने क्या दे दी, फांसी दे दी। उसके बाद क्या होता है, देखो इस बात को समझ लो थोड़ा सा, मैं यहां पर बता देता हूं। जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद आप कहां पर जाते हो, हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा सुनाया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, ये प्रोसेस समझना बहुत जरूरी है। वो जो सुनाया फैसला वो सीधे कहां पर आएगा, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आएगा, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आके इसका क्या होगा, फिर एग्जीक्यूशन होगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब ये आएगा तो इसका क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसका एग्जीक्यूशन होगा। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ये सेशन न्यायालय में आएगा। सेशन न्यायालय का सेशन जज यहां पर ब्लैक वारंट जारी करेगा कि इस व्यक्ति को इस तारीख को फांसी दी जाएगी, ठीक है। समझना ये वाली बात मैंने जो बोली है कि इस तारीख को इस व्यक्ति को फांसी दी जाएगी। तो जो चीज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट गई वही चीज लौटकर फिर कहां पर आती है दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आती है। तो ये समझ लो कि पहले ऊपर से नीचे से ऊपर और नीचे से ऊपर से नीचे ये आना जरूरी है। तो इस तरीके से क्या होता है, यहां पर यूनिफिकेशन हो रहा है। दूसरी बात यहां पर यह है समझने वाली, अगर हाई कोर्ट की हम यहां पर बात कर रहे हैं कि प्रत्येक राज्य में हाई कोर्ट है, जैसे हाई कोर्ट के आर्टिकल भी देखोगे 214 से लेकर 231 तक इसके क्या होते हैं, पूरे आर्टिकल्स होते हैं हाई कोर्ट के, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाता है, हाई कोर्ट एक यूनिफिकेशन हो जाता है। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें दोस्तों तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आर्टिकल 235 से लेकर 237 तक होते हैं। कहां पर होते हैं, 235 से लेकर 237 तक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पूरे आर्टिकल्स होते हैं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कुछ लॉ संसद के भी लागू होते हैं, कुछ कानूनी प्रक्रिया संसद की भी लागू होती है। ये बात समझने वाली है जो मैं कह रहा हूं कि संसद की भी कुछ कानूनी प्रक्रियाएं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर लागू होती हैं। जैसे मैं इसके एग्जांपल दे देता हूं कि 1793 इसको क्या बोलते हैं, भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता, ठीक है, भारतीय दंड संहिता। तो इसको हम बोलते क्या है, 1793 के भारतीय दंड संहिता को दोस्तों इसको बोलते हैं क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ, देखो ये भी बात एक आपको समझ लेने वाली है कि क्रिमिनल लॉ जो है वो किसके अंतर्गत आता है, संसद के द्वारा जो बनाया गया है 1793 का भारतीय दंड संहिता अधिनियम, उसके तहत क्रिमिनल लॉ आता है। जबकि अगर सिविल लॉ की बात करें तो 1908 का सीपीसी, कौन सा दोस्तों, सीपीसी के तहत कौन सा आता है आपका, सिविल लॉ आता है। कौन सा आता है, सिविल लॉ आता है। 1908 के सीपीसी के तहत सिविल लॉ आता है। अब देखो सिविल लॉ की अगर यहां पर बात करें तो ये सिविल लॉ पहले 2 होते थे। कितने होते थे दोस्तों, ये पहले 2 होते थे। अभी लेकिन यहां पर बात करें
तो ये कितने हैं, 1 है। लेकिन जम्मू कश्मीर के मामले में अगर 31 अक्टूबर 2019 से पहले की बात करोगे तो ये फॉलो नहीं होते थे। वहां पर रणवीर सीपीसी, रणवीर सीआरपीसी ये लॉ चलते थे। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 के बाद ये रणवीर सीपीसी, रणवीर सीआरपीसी ये सारी चीजें खत्म हो गई। अब वहां पर कौन से लॉ लागू होते हैं, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ लागू होते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारी न्यायिक व्यवस्था का क्या हो जाता है, यूनिफिकेशन हो जाता है। तो ये दूसरा पॉइंट था यूनिफिकेशन वाला, इस पॉइंट को भी आप याद रख लेना है। तीसरी बात अगर इंटीग्रल की अगर की जाए तो इंटीग्रल हमारी न्यायिक व्यवस्था में कैसा है कि हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है हमारे संविधान में, इस पॉइंट को भी समझना इंपॉर्टेंट है कि हमारे संविधान की जो न्यायिक व्यवस्था है उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है ये दोस्तों कैसा है, ये बॉडी स्ट्रक्चर ये ब्रिटिश है। कैसा है, ब्रिटिश है। हमारी न्यायिक व्यवस्था का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है दोस्तों, ब्रिटिश है। लेकिन अगर पावर की बात की जाए, यहां पर शक्तियों की बात की जाए कि शक्तियों के अकॉर्डिंग हमारी न्यायिक व्यवस्था कैसी है, अमेरिकी है, अमेरिकन है, अमेरिका से है। कैसी है, अमेरिका। देखो हमारा सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हमारा हाई कोर्ट हो, चाहे हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कैसा है दोस्तों, ब्रिटिश है। ठीक है। लेकिन अगर शक्तियां देखोगे खासकर से सुप्रीम कोर्ट में, इसके अंदर जैसे आपका रेट वाली शक्तियां हो जाती है, या न्यायिक पुनरावलोकन हो जाता है, या सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्चता हो जाती है, तो ये कई सारी अगर सुप्रीम कोर्ट के मैटर में देखो तो वो कैसी है, अमेरिकी है। इसलिए ये कहा जाता है कि हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है, जो भारतीय न्यायिक व्यवस्था है, वो शरीर से तो कैसी है, ब्रिटिश है। ये पॉइंट भी नोट करना, मैं जो बोल रहा हूं कि जो भारतीय न्यायिक व्यवस्था है वो शरीर से कैसी है दोस्तों, ब्रिटिश है, और आत्मा से कैसी है, अमेरिकन है। आत्मा से कैसी है, अमेरिकन है। तो मेरे ख्याल से आपको इंटीग्रेशन समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। ये क्या हुआ, इस तरीके से इसका इंटीग्रेशन होता है, ये इंटीग्रल करा जाता है। तो ये समझ में आया होगा कि बॉडी स्ट्रक्चर हमारी न्यायिक व्यवस्था का ब्रिटिश है, जबकि पावर हमारे न्यायिक व्यवस्था की अमेरिकन है। इसी तरीके से फिर हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है वो शारीरिक रूप से कैसी है, ब्रिटिश है, जबकि आत्मीय रूप से कैसी है, आत्मा से किसकी है, अमेरिका की है। ये समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सिंगल, यूनिफाइड और इंटीग्रल का मतलब समझ लिया ना, तो आपके लिए ये न्यायिक व्यवस्था का बहुत बड़ा स्ट्रक्चर क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रही है यहाँ पर बात। आगे बढ़ जाऊं पॉइंट को लेकर। चलो इसको मैं रफ करता हूं, इससे पहले कि आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक। सभी दोस्त अपने हिसाब से इसको नोट कर लेना, पॉइंट ले लो स्क्रीनशॉट। कर दूं रफ। चलो दोस्तों इसको मैं रफ करता हूं, जो मैंने मैटर साइड से लिखा हुआ है, बाकी पॉइंट्स में अभी लिखे रहने देता हूं, गर्मी बहुत है भाई। चलो भाई आगे पॉइंट लिखोगे, चौथा पॉइंट इसमें, चौथा पॉइंट लिखोगे सभी दोस्त, अखिल भारतीय सेवाएं। अखिल भारतीय सेवाएं। ठीक है भाई, कमेंट करते रहा करो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहा करो वीडियो कैसी लग रहा है, लेक्चर कैसा लग रहा है। मुझे भी अच्छा लगता है ना, जब तक आपके कमेंट ही नहीं आएंगे तो मुझे क्या पता चलेगा आपको अच्छा लग रहा है, बेकार लग रहा है, क्या प्रॉब्लम है। कमेंट जरूर किया करो, ऐसे ही कर दिया करो, बहुत बढ़िया, सही है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी बोलना है बोल दिया करो, उससे मुझे समझ में आता है कि हाँ आप जुड़े हुए हो मुझसे। तो अखिल भारतीय सेवाओं की अगर बात करें दोस्तों, तो हमारे देश में जो अखिल भारतीय सेवाएं कितने प्रकार की हैं, 3 प्रकार की हैं। कितनी है दोस्तों, 3। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑल इंडियन सर्विसेज। ये 3 प्रकार की कौन कौन सी हैं, सभी जानते हो, IAS, IPS और IFS। ये तो जानते हो ना आप लोग, IAS, IPS, IFS। यहां पर F का मतलब जरूर याद रख लेना, क्या है, फॉरेस्ट। ठीक है, देखो इनकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। पहले वाली IAS की फुल फॉर्म क्या होती है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ठीक है, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, इतनी तो समझ में आती होगी आपके लिए बात। अब देखो आगे मैं अगर इसमें बात करूं, अखिल भारतीय सेवाएं। अब देखो अखिल भारतीय सेवाओं के तहत जो एग्जाम होता है, जिसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, वो एग्जाम कंडक्ट कौन कराता है दोस्तों, UPSC।
कौन कंडक्ट कराता है? यूपीएससी इसका एग्जाम कंडक्ट कराती है। लेकिन जो आईएएस ऑफिसर्स वगैरह होते हैं, इनको ट्रेनिंग कौन देता है दोस्तों? ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इनको ट्रेनिंग देती है सरकार। किसके अंदर होती है? सरकार। और वो भी कौन सी सरकार के अंदर? केंद्र सरकार के अंदर। किसके अंदर होती है? इनको ट्रेंड कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। ठीक है, ये अगर अपना रिजाइन लेटर देंगे तो किसको देंगे? केंद्र सरकार को देंगे। ठीक है, इनकी अगर इनको हटाएगा तो कौन हटाएगा? केंद्र सरकार हटाएगा। मतलब इनसे रिलेटेड जो सिविल अखिल भारतीय सेवाओं से रिलेटेड जो भी होते हैं, इसको नौकरशाही भी आप बोल सकते हो, उनका सारा के सारा अगर एग्जाम के बाद का जो प्रोसेस है वो किसके हाथ में होता है? केंद्र सरकार के हाथ में होता है। तो फिर राज्य सरकार के हाथ में क्या होता है? राज्य सरकार क्या करती है? तो राज्य सरकार इस मैटर में कुछ नहीं करती है। केंद्र सरकार भेज देती है राज्य में जितने भी आपके आईएएस या आईपीएस जो भी होते हैं, और बोल देती है भाई इनसे जो कराया है जाए आपको करा लो, जो भी झाड़ू पोछा जो भी कराना है, साफ सफाई इनसे कराओ, हमने तुमको दे दिए। लेकिन एक बात याद रखना, आप इनकी नौकरी नहीं छीन सकते। मतलब राज्य सरकारें कभी भी इनकी नौकरी नहीं छीन सकती, और ये इनको अच्छे से पता होता है कि राज्य सरकारें हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। ज्यादा से ज्यादा करेंगी तो क्या कर देंगी? ट्रांसफर कर देंगी। भाई ट्रांसफर कर देंगे, एक जिले से दूसरे जिले भेज देंगी, एक जगह से दूसरी जगह, तो क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन राज्य सरकार कभी भी इनकी नौकरी नहीं छीन सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो यहां पर देखो, अखिल भारतीय सेवाओं से रिलेटेड ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रही है बात? आगे एक और पॉइंट लिख ले रहा हूं मैं, ये भी रख कर देता हूं यहां पर। आगे वाला पॉइंट लिखोगे दोस्तों, 5वां पॉइंट इसमें राज्यपाल की नियुक्ति लिखोगे। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति। अब देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। अब देखो, राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है, ये सभी जानते हो आपके केंद्र सरकार करती है। ठीक है, केंद्र सरकार राज्यपाल की नियुक्ति करती है। और हम ये भी कह सकते हैं कि राज्यपाल एक तरीके से केंद्र सरकार का एजेंट होता है। राज्यपाल को सरकार, केंद्र सरकार अपॉइंट कर देती है किसी राज्य के अंदर। ठीक है, राज्य का उसमें कुछ नहीं होता है। अब इसको करती क्यों है, ये बताया क्यों था कि राज्य में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी कुछ चल रहा है, उसकी रिपोर्ट किसको भेज सके? सेंट्रल सरकार को राज्यपाल बताता रहे। तो याद रखना, इस बात में जो मोनोपोली होती है राज्यपाल के मैटर में, वो किसकी होती है? केंद्र सरकार की होती है। तब जब चाहे राज्यपाल को केंद्र सरकार बुला सकती है, और जब चाहे किसी भी राज्य में दूसरा राज्यपाल नियुक्त कर सकती है। ये कभी राज्य से पूछने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार को राज्य से पूछने की जरूरत नहीं है ये सारी चीजें। ठीक है, राज्य सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती। तो ये वाली बात आपको समझ में आ रही होगी कि केंद्र सरकार कितनी पावरफुल होती है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा राज्यपाल की नियुक्ति किस तरीके से यहां पर होती है। नोट कर लो ये पॉइंट भी आप। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे सभी दोस्त, केंद्र का वित्तीय रूप से मजबूत होना। केंद्र का वित्तीय रूप से मजबूत होना। देखो दोस्तों, केंद्र वित्तीय रूप से बहुत स्ट्रांग होता है। ठीक है, राज्य सरकारों के पास वित्तीय रूप से कुछ ज्यादा खास नहीं होता है, कमजोर होती हैं, एकदम से बेकार होती हैं राज्य सरकारें। अगर फाइनेंस के अकॉर्डिंग देखी जाए, केंद्र सरकार राज्य सरकारों को ग्रांट जारी करता है। आपने देखा होगा, ये आती रहती है न्यूज कि केंद्र सरकार ने इस राज्य के लिए इतने करोड़ रुपए दिए, कि भाई 400 करोड़ रुपए दिए। ठीक है, इतना रुपया इस राज्य के लिए दिया। तो केंद्र सरकार काफी स्ट्रांग होता है, और इसके लिए क्या होता है, प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग की स्थापना की जाती है। देखो यहां पर ये पॉइंट समझने वाला है जिसको मैं बोल रहा हूं, ध्यान से समझना। प्रत्येक 5 वर्ष पर, 5 वर्ष बाद नहीं, 5 वर्ष पर वित्त आयोग की स्थापना की जाती है। ठीक है, तो केंद्र सरकार वित्तीय रूप से काफी ज्यादा स्ट्रांग होती है। ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आगे जो पॉइंट है दोस्तों, उसको भी देख लेते हैं। वो क्या है? भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना या निर्माण। 7वां पॉइंट लिखोगे, भारतीय क्षेत्र में नए राज्यों का
नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना या निर्माण। ठीक है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो आपसे एक एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा, संघात्मक और एकात्मक में आपको कभी दिक्कत नहीं होने वाली है। देखो भारतीय क्षेत्र में नए राज्यों का प्रवेश और उनकी स्थापना या निर्माण। देखो अगर भारत के क्षेत्र में कोई नया राज्य आ रहा है, देखो इस पॉइंट को मैं पहले समझा दूं। जैसे मान लो ये वाला एरिया भारत का है पूरे के पूरा, मैंने एक तरीके से मान लिया ये पूरा एरिया भारत का है। अभी मान लो हम पाकिस्तान का कोई एरिया कब्जा लेते हैं और ये वाला एरिया हमने पाकिस्तान का कब्जा लिया और हम इस वाले एरिया को कब्जा के इस पर एक नया राज्य बना रहे हैं, तो अब क्या होगा, ये भारत के अंदर आएगा नहीं आएगा, ये भारत का राज्य हो जाएगा इस तरीके से। तो इस वाली चीज को कहा जाता है दोस्तों प्रवेश। क्या कहा जाता है? प्रवेश। मतलब जब अपने क्षेत्र के अलावा किसी दूसरे क्षेत्र को हम अपने राज्य में शामिल कर लें तो उसे कहते हैं प्रवेश। लेकिन स्थापना या निर्माण किसे कहा जाता है? जब हम किसी राज्य के ही दो भाग कर दें, जैसे इसके एग्जाम्पल देखोगे, और ये सब केंद्र सरकार करेगी। प्रवेश होगा तो केंद्र सरकार करेगी, राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती है। एक राज्य के दो राज्य या दो से अधिक राज्य बनानी है, उनका निर्माण करना है, तब भी केंद्र सरकार करेगी, इसमें भी राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती है। इसका मैं एक दो एग्जाम्पल बता देता हूं आपके लिए। जैसे देखोगे 2014 की बात कर लेते हैं। 2014 में तेलंगाना अलग किया गया। ठीक है, तेलंगाना को अलग करना था आंध्र प्रदेश से, तो तेलंगाना वालों ने खूब हाय हल्ला किया कि नहीं हमें अलग नहीं होना है, हमें अलग मत कीजिए, खूब लुंगी डांस किया। लेकिन केंद्र सरकार को करना था तो करना था, उनका लुंगी डांस केंद्र सरकार को नहीं पसंद आया। तो क्या हुआ कि तेलंगाना को 2014 में अलग कर दिया। इसी तरीके से बिहार वालों ने भी बहुत हल्ला किया कि नहीं हमको भी अलग नहीं होना है, बिहार से भी अलग कर दिया। तो केंद्र सरकार जब चाहे कर सकती है, केंद्र सरकार पावरफुल होती है इस मैटर में। ठीक है, चाहे नए राज्य का प्रवेश कराना हो, चाहे एक राज्य के ही दो राज्य बनाने हो। तो मेरे ख्याल से ये वाला की पॉइंट भी आपको क्लियर हुआ होगा। 7वां पॉइंट नोट कर लोगे सभी। 8वां की पॉइंट लिखोगे भारत में कैग की नियुक्ति। 8वां पॉइंट लिखोगे दोस्तों भारत में कैग CAG कैग की नियुक्ति। मेरे ख्याल से आप लोगों को दिख रहा होगा, मुझे उम्मीद है। भारत में कैग CAG कैग की नियुक्ति। कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जर्नल, कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जर्नल इसको बोलते हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। ये नियंत्रक महालेखा परीक्षक क्या करता है कि भारत की जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट होते हैं, मंत्रालय होते हैं, इन सबका ऑडिट करता है, इनका लेखा जोखा रखता है। और इनका जो लेखा जोखा होता है कि कितनी आय हुई, कितना व्यय हुआ, इसे भारत सरकार का वित्त भी कहा जाता है, कैश फ्लो। ये ध्यान रखना, कितना आय हुई, कितना व्यय हुआ, इसकी जो रिपोर्ट है वो तैयार करता है। और ये तैयार होने के बाद ये रिपोर्ट, ये ध्यान रखना, ये राज्य सरकारों के हाथ नहीं लगती है, लगती भी तो ये केंद्र सरकार के हाथ भी नहीं है रिपोर्ट। और ये रिपोर्ट है, ये जब रखी जाती है सदन के अंदर, तो इस रिपोर्ट को किसके पास पहुंचाया जाता है? लोक लेखा समिति के ऊपर। लोक लेखा समिति के पास जाती है रिपोर्ट कैग की, और लोक लेखा समिति इसको देखती है, पूरी छानबीन करती है। लोक लेखा समिति का तो मैं पता ही है, हेड कौन होता है? विपक्ष का नेता होता है। और फिर वो सरकार की टांग खींचना शुरू करता है। अच्छा, इतना पैसा कहां से, इतना पैसा कहां खर्च किया, इस पैसे का क्या खरीदा, इस पैसे से क्या हुआ, और वो खिंचाई करेगा खूब जो सरकार सत्ता में है उसकी। ठीक है, तो ये यहाँ पर विपक्ष मजबूत रहता है, थोड़ा सा विपक्ष की यहाँ पर काफी चलती है। तो इंपॉर्टेंट भी है, विपक्ष का होना भी हमारे देश में बहुत जरूरी है, नहीं तो तानाशाही वाली चीज आ सकती है। लास्ट पॉइंट हमें लिखेंगे, जब इन सब से भी काम नहीं चले, तो मैंने पहले भी बताया था आपको, तो लास्ट होता है हमारे पास 9वां पॉइंट, इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी प्रोविजन जिसको बोलते हैं दोस्तों हम प्रोविजन जिसको हम बोलते हैं आपातकालीन उपबंध। लास्ट में जब कुछ ना हो, जब सारी चीजें केंद्र सरकार के हाथ से और निकल जाएं, तो लास्ट में क्या कर सकती है केंद्र सरकार? इमरजेंसी इम्पोज कर सकती है पूरे देश के अंदर। और इससे क्या हो जाएगा कि केंद्र सरकार पूरे संघात्मक ढांचे को तोड़ मड़ोड़ के उसे कौन से ढांचे में बदल देगी?
एकात्मक। भाई एकात्मक ही तो हो जाएगा जब राज्य सरकारें कार्य ही नहीं करेंगी, राज्य सरकारों के पास शक्ति ही नहीं रहेगी, तो वहां पर एक आदमी के पास ही शक्ति है, वो भी केंद्र सरकार के पास, और राज्य सरकार की शक्ति खत्म हो जाएगी, तो वो संघात्मक से क्या बन जाता है, एकात्मक बन जाता है। तो इस तरीके से वो संघात्मक ढांचे को बदल के एकात्मक ढांचे में भी ला सकती है। तो मेरे ख्याल से ये टॉपिक आपको अच्छी से समझ आया होगा। कमेंट जरूर करना सभी दोस्त, बताना कि आपको एकात्मक लक्षण हमारे संविधान या किसी भी देश के संविधान में क्या होने चाहिए, वो समझ में आए या नहीं आए। संघात्मक भी मैं पहले करा चुका हूं, उस वीडियो को भी देख लेना, आपके एक आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद आपका कोई डाउट यहां से नहीं बचेगा। चलो दोस्तों, मैं लेता हूं आपसे यहीं से विदा। सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर देना ज्यादा से ज्यादा, और मुझे बताना इसके बारे में। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।